हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएच आईबीपीएस पीओ 2026 के एग्जाम्स के डेट्स आ चुके हैं। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो स्टूडेंट का डिमांड ऐसा है कि अभी 100 में से उनका अटेम्प्ट कितना होना चाहिए। अब ये वीडियो में आपको बस मैं सिर्फ कंटेंट ही नहीं बताने वाला हूँ, साथ में सभी यूनिट्स के आपको स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ कि आपको इसमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं और आप वहाँ पे कितना पॉसिबल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, याद रखो एक्यूरेसी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि अटेम्प्ट। बस अटेम्प्ट करके ही आपको आगे नहीं जाना है, तो एक्यूरेसी की तरफ भी ध्यान देना है आपको। ये साल 2026 में कट ऑफ कितना जाएगा वो अपन स्लाइड के लास्ट में देखेंगे, और बीच में देखेंगे वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग और क्वांट, इनके क्वेश्चन के अटेम्प्ट कितने होना चाहिए, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, ये हम अभी ये वीडियो में देखेंगे। और देखो पूरा वीडियो आप अच्छे से देखो, आपको एक एक मिनट में एक एक सेकंड्स में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ही मिलेंगी। इसमें अपन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट बात करेंगे कि जो बच्चे पिछले 6 महीने से स्ट्रेटेजी में जो पिछले 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये एग्जाम में क्रैक कैसा करना चाहिए, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि आपको जो मेन है वो कहाँ तक जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके अटेम्प्ट जो रहना चाहिए, आपके अटेम्प्ट्स जो रहना चाहिए वो रहना चाहिए लगभग 65 to 75। अब यहाँ तक पहुंचना कैसे, आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स के अटेम्प्ट में 65 to 75 अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी आना चाहिए। तो पिछले साल के कट ऑफ से भी अपन सेफ रहेंगे और ये साल का कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, तो वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें आपको ये टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अरिथमेटिक एंड डीआई। अब तुम पिछले 4, ये वीडियो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने पिछले 4 महीने से, 5 महीने से, 3 महीने से अच्छे से पढ़ाई किया है और एग्जाम्स को टारगेट किया है। ठीक है, और जो भी बिगिनर है उनके लिए वीडियो नहीं है, अपने यूट्यूब चैनल पे बिगिनर्स के लिए वीडियो दिए हैं मैंने। तो आप अननेसेसरी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा आपका, आप 1 महीने पहले प्रिपरेशन को लगे होंगे, तो शायद से मे भी मुश्किल हो सकता ये अटेम्प्ट तक जाना, लेकिन आप फिर भी ट्राई कर सकते। ओके, अब सिंप्लीफिकेशन एप्रोक्सीमेशन जो टॉपिक है, इसके अंदर तुमको करना क्या है। अब जब भी इसके क्वेश्चंस आएंगे तो पहले एक बात कर लेते कि आपको 35 में से 30 तक जाना है। देखो क्वांट में 30 बोलना थोड़ा सा एक ऑकवर्ड हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है, बट आप ये सोचो कि 30 तक एक्यूरेसी के साथ जाना और 30 अटेम्प्ट करना, ये दोनों में फर्क क्या है। आप अगर 30 क्वेश्चंस, देखो 30 इसलिए बोले मैंने कि जब भी प्रीलिम्स आती है तो प्रीलिम्स एक चीज को लेकर आती है और वो है आपकी स्पीड। बराबर है, मतलब आप अगर स्पीड से रिलेट कर सकते होंगे तो आपकी प्रीलिम्स आपके पास में है, अदरवाइज आप प्रीलिम्स में कुछ अच्छा नहीं कर सकोगे। तो फिर उसमें जो क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे देखो अरिथमेटिक जो है, अरिथमेटिक मतलब एक यूनिट नहीं है, ये अरिथमेटिक में आपको टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, SICI ये टॉपिक देखने मिलेंगे। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है वर्ड प्रॉब्लम। मतलब वर्ड प्रॉब्लम मतलब क्या कि आपको एक क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम पे आता है और उसके ऊपर एक सोल्यूशन रहता है। मतलब क्या, तो आप उसको जितना मिनट दे रहे। अब जैसा कि इसमें आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 20 मिनट मिलने वाला है। अब 20 मिनट में 35 क्वेश्चन बोल दिए तो कैसा रहेगा, 20 मिनट में 35 क्वेश्चन। तुम ये जो भी वीडियो है ये एग्जाम के दिन आप इसको स्ट्रेटेजी को यूज करना और अभी 2 दिन उसका प्रिपरेशन करना। प्रिपरेशन करते हो याद रखो, अभी आपको फोकस करना है लगभग, अगर किसी का 22 को पेपर है तो आपको लगभग यहाँ से 48 आवर्स पढ़ाई के लिए मिल रहे हैं, तो उसमें फोकस क्या रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा सिमुलेशन, एप्रोक्सीमेशन की स्पीड। आप 100 क्वेश्चन की पीडीएफ उठा लो, अपने ऐप पे भी दिया है मैंने, फ्री स्टडी मटेरियल में भी दिया है, आप वहां से उठाओ 100 सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन बिल्कुल आप एकदम कम टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको उसमें बेटर मार्क्स मिलेंगे और एक्यूरेसी आएंगी। अब सिंप्लीफिकेशन, एप्रोक्सीमेशन सॉल्व करते वक्त आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगर स्लो होंगे तो फिर ये टॉपिक आपके लिए नहीं है, समझ में है। तो सबसे बेसिक आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये आना चाहिए। नंबर सीरीज के क्वेश्चन अगर आते हैं आपके पास तो देखो इसके 5 क्वेश्चन आएंगे आपको, बराबर है। यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको पीयू में, करेक्ट है। तो यहाँ से 10 क्वेश्चन और मिनिमम 5 तो आएंगे। सिंप्लीफिकेशन भी आ सकता है, एप्रोक्सीमेशन भी आ सकता है। नंबर सीरीज जो है, नंबर सीरीज में आपको जो सॉल्व करना है तो आपको कम से कम वहां से 3 क्वेश्चन उठाने हैं, बराबर। 2 क्वेश्चन में भी टाइम कंज्यूमिंग रह सकते हैं, तो याद रखना जब भी आपको समझ रहा कि 40, 45, 50 सेकंड्स के ऊपर टाइम जा रहा तो उसको स्किप कर देना। हाँ, इतना जरूर है 40 to 50 सेकंड्स के आसपास टाइम लग रहा है और आंसर बनने में है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, उसको अटेम्प्ट करके जाओ, फिर मत छोड़ो। लेकिन आपको पता है कि अभी तक तो हम आधा भी नहीं हुआ कैलकुलेशन, लेकिन और आगे बाकी है, तो आप वो क्वेश्चन को छोड़ देना, वही बेहतर रहेगा। उसके अंदर आपको 5 में से 3 क्वेश्चन करना है। यहाँ से तो मैं पूरे ही पकड़ सकता क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक अगर आता है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है, तो क्वाड्रेटिक में आप 5 क्वेश्चंस आराम से 2 मिनट के अंदर कर सकते हो।
नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन जो है वो लगभग 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं। नंबर सीरीज में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कभी कभी हो सकता है कि नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन उसमें से आधे क्वेश्चन बोलो या आधे से थोड़ा सा एक ज्यादा बोलो, वो क्वेश्चन आपको मे बी इजी आ गए तो वो 1 मिनट में भी सॉल्व हो जाएंगे। बात आती कि तुम जब अरिथमेटिक पे जाते हो तो प्रीलिम्स में थोड़ा सा अरिथमेटिक को स्टॉप करो भाई। आपको अरिथमेटिक अगर आप प्रीलिम्स में सॉल्व कर दोगे तो अननेसेसरी क्या होगा कि जहां पे आपको बल्क में क्वेश्चंस मिल रहे और बल्क में जो टॉपिक है आपके दैट इज सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, यानी एक टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी पढ़ाई करने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद आपको उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लॉजिक लगाने हैं। और अरिथमेटिक में क्या है, अरिथमेटिक में आप एक टॉपिक पढ़ते हो और एक टॉपिक पढ़ने के बाद में आपको उसका एक ही क्वेश्चन आता है और दूसरा क्वेश्चन चेंज होने के बाद वो डेफिनेटली टॉपिक चेंज हो ही जाता है, तो वहां पे मेहनत भी ज्यादा होती और टाइम भी ज्यादा लग जाता और मार्क्स कम मिलते। मतलब यहाँ पे तुम जितना भी इनपुट दे रहे हो उससे आउटपुट वैसा सेम मिल नहीं रहा। तो जितने भी लोगों के प्रीलिम्स पिछले साल या पिछले कुछ एग्जाम्स में 8, 9, 10 क्वेश्चन से 8, 9, 10 मार्क्स से 4, 5 मार्क्स से रह गए, उन्होंने ये गलती तो बिल्कुल ठीक कर देना। उन्होंने अरिथमेटिक को प्रीलिम्स में हाथ नहीं लगाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अरिथमेटिक पढ़ना नहीं है, आपको अरिथमेटिक पढ़ना है बट वो मेंस के हिसाब से पढ़ना है, उसका नॉलेज जरूर रखो, उसकी प्रैक्टिस भी करो, बट एग्जाम में अरिथमेटिक को थोड़ा सा बाद में आपने हाथ लगाना, अभी नहीं लगाना। तो सबसे पहले आप आपके मार्क सिक्योर कर लो। यहाँ से आपको 10 मार्क हो गए, यहाँ से आपके 3 मार्क हो गए, 13 मार्क हो गए। क्वाड्रेटिक तो पूरा ही आएगा, उसमें कुछ टफ रहता ही नहीं है। अगर आया तो 18 क्वेश्चन वहां से हो गए आपके। और रहा फिर डीआई। अब डीआई में क्या है, हाँ अरिथमेटिक के आप 1-2 क्वेश्चन आपको इजीली आते होंगे। अब इतने 10 टॉपिक है, 10 से 12 टॉपिक है, 10-12 टॉपिक में से कोई भी 2 वर्ड प्रॉब्लम अगर आपको इजीली होते होंगे पॉसिबल, एवरेज का कुछ, तो आप उसमें कर सकते हैं। और डीआई जो आएंगे वो डीआई आपको 2 से 3 आ सकते हैं। उसमें फिर टेबुलर डीआई हो गया। प्रीलिम्स के लिए जो फेमस रहता वो टेबुलर डीआई रहता, समझ में आए। आप प्रीलिम्स में जाओगे तो आपको टेबुलर डीआई मिलेगा, आपको पाई चार्ट देखने मिल सकता। डिग्री वाला पाई चार्ट थोड़ा सा, जिसको बोल सकते हैं कि डिग्री वाले पाई चार्ट तो नहीं आएंगे, जो भी आएंगे परसेंटेज वाले आएंगे। अगर डिग्री वाला आता है तो एक आधे शिफ्ट में आएगा, वो शिफ्ट सभी शिफ्ट में डिग्री वाले में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डिग्री वाले नहीं आएंगे। तो जो भी आएंगे वो परसेंटेज के बेस में आएंगे। मतलब आपको एक कंपनी में दिया रहेगा कि यहाँ पे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में 38% है, 48% है, तो उसके स्ट्रेटेजी, उसका सब कुछ डिटेल आपको राहुल सर ने यूट्यूब वीडियो में बताया है। टेबुलर और पाई चार्ट्स ये जरूर आएंगे आपको। दूसरा जो डीआई आ सकता, एक केसलेट। अब केसलेट का ट्रेंड थोड़ा ज्यादा चल रहा। केसलेट में पूरा के पूरा आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता, उसमें से डाटा निकालना पड़ता है। देखो केसलेट के बारे में आपको डर या तो फिर जिसको बोलते हैं इनसिक्योरिटी फील नहीं करना है। केसलेट को थोड़ा अच्छे से रीड कर लिया तो वो भी आपको आंसरेबल रहेगा, समझ में आए। तो यहाँ से अगर 3 डीआई में से 2 डीआई कर लिया आपने, आपके डीआई के क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपको। देखो आप यहां से अगर 2 डीआई कर लेते हो 10 क्वेश्चन, यहां से 2 क्वेश्चंस कर लेते हो, मैं 2 ही बोल रहा, ज्यादा बोल नहीं रहा। यहां से 5 क्वेश्चन कर लेते हो। अगर नंबर सीरीज आती है तो नंबर सीरीज के आपके 5 में से 3 ही क्वेश्चन अगर आ गए हैं बराबर है, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 5 बोलो या 10 बोलो, दोनों भी काउंट कर लेंगे। अब वो 35 के ऊपर तो क्वेश्चन जाएंगे नहीं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा। तो 10 और 2 12 और 5 17, 17 और 5 22, और यहाँ से 5 और 10 कितना ही पकड़ लो तो आप 30 पे आराम से, मतलब 28 या फिर ज्यादा से ज्यादा 32 तक आप जा सकते। तो इसमें आपको अगर 2-3 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन गलत भी हुए तो आपके 35 में से अगर आपने 28 अटेम्प्ट किए हो, 28 अटेम्प्ट किए हो, मैंने 30 लिखा है बट 28 अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए, मतलब 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 3 0.75, तो 25 में से 0.75 मतलब आराम से 23 या 24 मार्क्स मिला सकते हैं। और 23 और 24 मार्क ये अच्छे रहेंगे क्वांट के लिए। इवन आपके मार्क्स 20 भी रहे ना क्वांट में तो भी वो अच्छे ही माने जाएंगे। लेकिन जब आप कोई भी सब्जेक्ट के मार्क्स को कम नंबर की तरफ ले जाते हो तो डेफिनेटली अदर 2 सब्जेक्ट्स में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए। लेकिन आगे इंग्लिश भी है, रीजनिंग तो ठीक है, रीजनिंग में वो काफी सारे स्टूडेंट एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसा है कि वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इसलिए मैं यहाँ पे सेफ स्कोर जो बोल रहा वो आपने डेफिनेटली जो जाना चाहिए 22 से लेके तो 27 तक आपको इसमें एक्यूरेसी के साथ मार्क्स मिलना चाहिए, सब कट होके, समझ में है। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द वर्बल एबिलिटी। अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखो क्या है, इंग्लिश में आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं। जिनका रीडिंग अच्छा है उनका पूरा इंग्लिश ही अच्छा रहेगा। लेकिन ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉम्प्रोमाइज हुआ था सर, ठीक से हमको वो उसमें से ग्रास्प करके आंसर देते नहीं आते, तो आप यहाँ से सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये उठा लो और इसके आंसर्स दे दो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स के आंसर ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आते रहते, आप उसको ठीक से पढ़ो और आंसर दो। क्लोज टेस्ट आपके लिए है। क्लोज टेस्ट में अगर आपको करना होगा तो 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट से आएंगे। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते वक्त उसका सेंस समझ लिया करो, वो सेंस पॉजिटिव वे में जा रहा कि नेगेटिव। मतलब एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में एक आधा क्लोज टेस्ट देता हूं
तो उसका पॉजिटिव फ्रेमवर्क वहां पे दिया है कि नेगेटिव फ्रेमवर्क दिया है वो आपको समझना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड वहां पे सूट होंगे, बराबर है। तो जैसा कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर 2010 से 2020 से लेकर 2025 तक इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ 8-9 लाइन या 7-8 लाइन में क्लोज टेस्ट देना चाहता और उसमें मैं सब इंडियन इकोनॉमी के बारे में पॉजिटिव चीजें बताना चाहता, तो वहां पे जो ब्लैंक्स आएंगी उसमें भी वो डेफिनेटली वर्ड जो आएंगे वो पॉजिटिव वे में रह सकते, इसके 90% चांस रहते, तो वो आपको देखना जरूरी है। एरर डिटेक्शन में आपको मतलब जिसको बोल सकते कि आपको सेंटेंस, अभी नया पैटर्न आया कि ABCD सेंटेंस रहते, ABCD सेंटेंस में आपको कहाँ एरर है वो देखना है और उसमें से एरर बताना है, बराबर है। फिलर्स, सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स, सिंगल फिलर डबल फिलर, यहां क्या करना है, सिंगल फिलर डबल फिलर जब भी आपके ऑप्शंस में आएंगे तो अगेन ये वाला पार्ट जो है फिलर्स का, ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी यूज हो सकता है, मतलब यहाँ क्या सूट नहीं होगा तो उससे बचे हुए ऑप्शंस 1 या 2 बचेंगे, उसमें आपको फाइट करके वो सेंटेंस का सेंस देख के आपको फिलर्स वहां पे पुट करना है। पैराजंबल में 2 टाइप्स आते, एक तो पूरा के पूरा 5 क्वेश्चन मतलब 5 सेंटेंस का उसके ऊपर 5 मार्क, ऐसा भी आ सकता है, या तो काफी सारे बार पैराजंबल में ऐसा आता कि आपको फर्स्ट सेंटेंस दिया है और फोर्थ सेंटेंस दिया है या फिफ्थ दिया है, 2, 3, 4, इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते। और पैराजंबल जो है एक टाइप है जिसमें आपको एक क्वेश्चन में ABCD में से थर्ड वाला, जैसा कि एक दिया रहेंगे, देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, 5 सेंटेंस दिए रहेंगे और आपको ऊपर क्वेश्चन रहेगा कि इसमें से ये सेंटेंस को अगर आपने ठीक से अरेंज कर दिया तो भाई 3 नंबर पे सेंटेंस कौन सा आएगा, तो C वाला आएगा, A वाला आएगा कि B वाला आएगा। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन 5 बार अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग सेंटेंस पे पूछे जा सकते हैं। और ये वाला जो पुराना पैटर्न है जिसमें 5 क्वेश्चन मतलब एक ही सेट रहता है, उसके ऊपर ही 5 रहते कि पहला बताओ कौन है, दूसरा बताओ कौन है, तीसरा बताओ कौन है। तो वर्बल एबिलिटी में आपको जो मार्क्स मिलाने हैं वो क्लोज टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बिल्कुल मार्क मिल जाएंगे आपको एरर डिटेक्शन से भी आराम से 5 में से 3 क्वेश्चन आप बना सकते, क्लोज टेस्ट के तो पूरे में से पूरे या 4 पकड़ लो, 4 क्वेश्चन ऐसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2 क्वेश्चन पकड़ लो, 2 में से ठीक है आपका, मैं वो भी छोड़ देता कि आपको एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा। देन पैराजंबल जो है, पैराजंबल में आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे जिसके आंसर तुम दे सकते। सेंटेंस अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट कुछ नए टाइप से, जैसे कॉलम टाइप में रहता कि यहाँ पे आपको ABC सेंटेंस दिए रहते, यहाँ पे आपको XYZ दिए रहते, तो ए का मैचिंग XYZ में किसके साथ है, बी का मैचिंग XYZ में किसके साथ है, सी का XYZ में किसके साथ है, इसके ऑप्शंस वहां पे दिए रहते, उसके हिसाब से आपको सेंटेंस अरेंजमेंट करना पड़ता है। काफी इजी पार्ट रहता है ये, क्योंकि इसमें आंसर्स दिए रहते, बस आपको प्रॉपर मैचिंग करना है, ठीक है। जैसा ING के आगे 2 पीछे 2 आता है, वैसे रूल्स जो रहते उससे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपको लगभग 3 से 4 मार्क, देखो सबसे लीस्ट मार्क मैंने इंग्लिश में काउंट किए, सबसे लीस्ट, तो आप यहाँ से 3 से 4 मार्क, यहाँ से 3 से 4 मार्क, यहाँ से आप लगभग सिंगल फिलर डबल फिलर में से 3 से 4 मार्क आपने लिए, आपने एरर डिटेक्शन में से 3 से 4 मार्क लिए, क्लोज टेस्ट में आपने 4 मार्क लिए, तो ये लगभग 4, 4, 4, 4, 4, ये लगभग आपका 16 to 18 क्वेश्चन का आपका आराम से बैठे जा रहा। और यहाँ के सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर आपके 2 बराबर आ गए तो आप बराबर 20 क्वेश्चंस पे आ जाते। इसमें से गलत हो गए तो गलत होने का जो प्रपोर्शन रहता, गलत होने का परसेंटेज जो रहता, वो गलत होने का परसेंटेज समझ लो आप 80% आपके सही आ गए, 20% गलत हो गए, तो कोई बात नहीं ना, आपके 18 या 20 क्वेश्चंस में से 80% गलत हो गए, तो 20% गलत हो गए, तो 3-4 क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, फिर भी आप एकदम लीस्ट बोलो ना, जिसको सेफ बोल सकते हैं कि सर इतना बुरा गया, फिर भी आप आराम से 13 या 14 क्वेश्चंस भी इंग्लिश के करते हो तो आपको आराम से स्कोर आ जाएंगे। कितना? 13 से 14, तो इंग्लिश का ही रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता, वो है कि आपके कट ऑफ जो है पिछले साल के, उसको देख के भी आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। मतलब 2025 के आपको अगर कट ऑफ देखते हो आप प्रीलिम्स के, तो उसके हिसाब से आपको ये साल कट ऑफ क्या रहेगा तो उसका अंदाज लगा सकते। तो देखो जनरल का जो कट ऑफ था वो था 49.21, SC का कट ऑफ था 45.96, ST का था 40.96, और इसमें ये साल वैकेंसी शायद 5028 थी, इस साल वैकेंसी 6715 है, बराबर है। तो ये वैकेंसी कम थी पिछले साल, और पिछले साल कम वैकेंसी है तो कट ऑफ इतने हैं। इस साल थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ गई लेकिन नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी बढ़ गए। आप देखोगे ना नंबर ऑफ एप्लीकेंट पिछले साल कितने थे, ये साल कितने थे, तो वो बढ़ गए, तो वो वैकेंसी नंबर ऑफ एप्लीकेंट से कॉम्पेंसेट तो हो जाएंगी। फिर कट ऑफ में चेंजेस कितने आएंगे, तो जैसा कि आप शिफ्ट में देखते हो, अलग अलग शिफ्ट में अगर ज्यादा शिफ्ट टफ रही, मतलब अगर टोटल 8 शिफ्ट में पेपर हो रहा, अगर टोटल 8 शिफ्ट में पेपर हो रहा आपका, अगर टोटल 8 शिफ्ट्स में पेपर हो रहा, उसमें से उन्होंने 5 शिफ्ट अगर टफ दी तो कट ऑफ में चेंजेस काफी ज्यादा नहीं आएंगे। मतलब हर जगह से आप, हर कैटेगरी से आप
2 या 3 नंबर ऊपर बढ़ा लो। लेकिन 8 शिफ्ट में मैक्सिमम शिफ्ट अगर इजी आए, मतलब अगर स्टूडेंट वहां से बाहर आने के बाद बता रहे कि सर हमने पेपर को 72 टू 80 के बीच में मैक्सिमम क्राउड ने सॉल्व किया। मैक्सिमम क्राउड मतलब क्या है, तो 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट में से अगर लगभग 60 प्लस स्टूडेंट, मतलब 60 से ज्यादा स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमने 72 टू 80 सॉल्व किया, तो डेफिनेटली कट ऑफ 5-5 नंबर भी ऊपर जा सकता है। 4 नंबर तो जाएंगे डेफिनेटली, मतलब अगर ये कट ऑफ है तो ये आ जाएगा 53 तक आ जाएगा, ये 49 तक आ जाएगा, ये 44 तक आ जाएगा, बराबर है, ये 53 तक आ जाएगा। तो 4-4 नंबर तो आने हैं। और अगर शिफ्ट ऑफ आते हैं तो 2.5 से 3 मार्क के कट ऑफ ऊपर बढ़ सकते। तो ये कट ऑफ का आपको जरूर देख के आपका स्ट्रेटेजी बनाना है। तो मैंने जो अभी बताया, अभी अपन आ गए टोटल कहाँ तक, तो अपन आ गए यहाँ तक कि आपने मैथ्स में, आपने क्वांट में एक लगभग 22 से 27 क्वेश्चन का आपने पूरा के पूरा बनाया, बराबर। ये आपके एक्यूरेट आ रहे। आपके इंग्लिश में तो मैंने कम ही गिना, आपके इंग्लिश में मैंने गिना 13 से 16 क्वेश्चन, बस इतने गिना मैंने, ज्यादा गिना ही नहीं, बराबर है। मैंने 20 लिखा है, बट आपको मैंने बताया कि आपके कट होके आपके नेगेटिव मार्क्स निकल के 13 से 16 क्वेश्चन आना चाहिए। अब दूसरी बात आती है रीजनिंग की। तो जब रीजनिंग आता तो सभी स्टूडेंट इसके अंदर एक्सपर्ट बन जाते जस्ट बिकॉज ऑफ उनको वो प्रैक्टिस रहती। और क्वांट मतलब मैथ्स बैकग्राउंड किसी का न होने की वजह से कभी कभी नॉन इंजीनियर्स जैसे बीए बैकग्राउंड के स्टूडेंट, बीकॉम बैकग्राउंड के स्टूडेंट मैथ्स को देते, तो वो थोड़ा एनर्जेटिक हो जाता। इंग्लिश जो है वो, जैसे कि इंडिया में आप देख सकते हैं कि नॉर्थ रीजन में इंग्लिश में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाता, काफी सारा महाराष्ट्र में बोलो, विदर्भ रीजन में बोलो, इंग्लिश में स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट बचता कौन सा, तो रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपको जो है, आपको 1 से 2 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के मिल जाएंगे, आपको फिर से 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के मिल जाएंगे। सिलॉग्स आया तो आपको 3 से 5 क्वेश्चन का आएगा, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चन का आएगा या मिनिमम 3 क्वेश्चन का आएगा, कोडिंग डिकोडिंग। लेकिन ये बात याद रखो, ये तीनों टॉपिक पूरे के पूरे 5 मार्क के लिए तीनों भी जगह पे नहीं आते रहते। अगर ये 15 आ गए तो फिर पजल के लिए जगह नहीं रहेंगी एग्जाम में। तो पेपर जिसने भी सेट किया है, पेपर जो भी लोग सेट करते, तो इनमें से वो कोई भी 2 टॉपिक को 3-3 क्वेश्चन के फॉर्म में या 5-5 क्वेश्चन के फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद में आप अगर नीचे आते हो तो ऑर्डर एंड रैंकिंग, मतलब अगर 6 पर्सन है, बराबर है, 6 पर्सन दिए हैं और 6 पर्सन उनका वेट कंपेयर करना है आपको, तो वो कंपैरिजन बेस्ड पजल चले आएगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग, बराबर है। उसके बाद में सिटिंग अरेंजमेंट में 2 टाइप है, वो है लीनियर और सर्कुलर। फ्लोर भी सिटिंग अरेंजमेंट में माना जाता। तो फ्लोर में क्या आ सकता, तो फ्लोर में कुछ भी नहीं, आपको 8 फ्लोर आ सकते, 7 फ्लोर आ सकते पजल में। लीनियर में प्रीलिम्स में जो है वो याद रखना, कम मेंबर की, 7 मेंबर की, फेसिंग नॉर्थ और फेसिंग साउथ, ये दोनों पजल, मतलब दोनों नहीं, ये पजल ज्यादा आने के चांस रहते। मतलब वो लीनियर की एक ही पजल देंगे, लेकिन फेसिंग नॉर्थ और साउथ कंबाइन वाली देंगे, बराबर है। और अगर डबल रो में आती है, मतलब 2 रो में लोग बैठे लीनियर में, तो वो डेफिनेटली 4-4 पर्सन की आएंगी। कितने पर्सन की आएंगी? 4-4 पर्सन की। आप ये याद रखो, समझ में आया? ये हो गया लीनियर अरेंजमेंट। सर्कुलर में आएगा तो फेसिंग सेंटर आएगा, या चांस बिल्कुल बन रहे हैं इसके कि यहाँ पे आपको स्क्वायर टेबल या रेक्टेंगुलर टेबल आने के भी चांस बनते हैं। कहाँ पे? सर्कुलर के टाइप में। सर्कुलर के टाइप में अपन ये अरेंजमेंट, क्योंकि इनके जितने भी कंसेप्ट रहते, ये सब कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट आपके सर्कुलर के स्क्वायर टेबल और रेक्टेंगुलर टेबल पे अप्लाई होते रहते। तो जहां पे रीजनिंग का सवाल है, तो जो मैं बता रहा आपको वो बिल्कुल डेफिनेटली एग्जाम में करके रखो। पिछले 10 साल से मैं रीजनिंग के सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहा हूँ, और इसमें जितने गेसिंग्स मैंने एग्जाम्स में दिए हैं, चाहे एंट्रेंस हो कोई भी एमबीए का, एमसीए का, और चाहे बैंक पीओ हो, आपके जो मैंने आपको बता के रखे, ये वीडियो देख लेना आपने, आपको सर्कुलर से ज्यादा चांस रहेंगे स्क्वायर टेबल आने के। समझ में है? शिफ्ट डिपेंड करता, सभी शिफ्ट में मैं स्क्वायर टेबल को नहीं बोल सकता, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट ये सरप्राइजिंग रहेंगी, और सरप्राइजिंग रहने के बाद में डेफिनेटली वो यहाँ पे सरप्राइज देना चाहेंगे कि आपको वहाँ पे स्क्वायर टेबल या सर्कुलर टेबल हो सकता। लीनियर में फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ हो सकता। लीनियर में अगर ये नहीं आया तो फिर 4-4 लोगों का डबल रो अरेंजमेंट आएगा फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर वाला। समझ में आया? ये हो गया सिटिंग अरेंजमेंट। फ्लोर में तो 7 और या जैसा बोल सकते फ्लैट और फ्लोर की आ सकती। तो एक फ्लैट और फ्लोर की पजल काफी फेमस है, वो आपको मैं यही बता देता कि जिसमें आपको 4 फ्लैट दिए रहते, उसमें 4 फ्लोर दे रहे थे, 4 फ्लोर में 2 फ्लैट दिए रहते, वेस्ट टू ईस्ट काउंटिंग रहता उनका, मतलब इधर वाला 1 तो इधर वाला 2। तो 4:2 वाली फ्लैट की पजल, फ्लोर की पजल भी एक्सपेक्टेड है आईबीपीएस पीओ का एग्जाम को देखते हुए। एसबीआई पीओ में ये एक्सपेक्टेड रहता, आईबीपीएस पीओ में एक्सपेक्टेड रहता, क्लरिकल एग्जाम में ये एक्सपेक्टेड नहीं रहता। क्लरिकल में लीनियर जो है वो पूरा के पूरा फेसिंग आइदर नॉर्थ या तो साउथ आ जाएगा। यहाँ पे भी सर्कुलर स्क्वायर पे नहीं जाएगा, सर्कुलर पे रुक जाएगा। लेकिन पीओ की बात चल रही, तो पीओ के बाद
पीओ के पेपर में आपको सभी सीटिंग अरेंजमेंट के मॉडरेट वाले टाइप्स की तरफ ध्यान देना है। दैट इज सर्कुलर में आ गया तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर टेबल आ गया, फ्लोर बॉक्स में आ गया तो फ्लैट वाली पजल आ गई, समझ में। नेक्स्ट उसके बाद है टाइम बेस्ड पजल। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट जब आता, दैट इज की नंबर ऑफ मेंबर्स दिए है, नंबर ऑफ मेंबर्स दिए हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स पे चॉइस अलॉट की है। चॉइस अलॉट की है मतलब क्या कि भाई 7 लोग हैं अलग अलग सिटी से और 7 अलग अलग मोबाइल्स कंपनी उनके मोबाइल उनके पास अलग अलग रखे हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन की पजल होगी। एक ये आने का चांस है। सेकंड चांस है कि अभी सबसे ज्यादा जो पिछले 3-4 साल से हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पेटेंट रहता, वो है आपका डिजिग्नेशन बेस्ड पजल। डिजिग्नेशन बेस्ड पजल, डिजिग्नेशन बेस्ड पजल में आपको कंपनी के अलग अलग पोस्ट से अलग अलग पर्सन को अरेंज करना है, ऐसा बताते हैं। मतलब आपको पोस्ट दिए रहते डिसेंडिंग टू असेंडिंग, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, और आपको उस पे 7 पर्सन अलग अलग डिफरेंट पोस्ट पे रखने पड़ते। ही इज जूनियर टू, फॉर एग्जांपल एक्स इज जूनियर टू ओनली 1 पर्सन, या बोलेंगे वाई इज सीनियर टू ओनली 2 पर्सन। ऐसी वाली पजल भी फेमस रह सकती अगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरिजन का पार्ट आता है तो। फिर आता है टाइम बेस्ड पजल। तो टाइम बेस्ड पजल में तुम जब भी जाओगे सॉल्व करने, तो टाइम बेस्ड पजल में आपको वीक की पजल एक्सपेक्टेड रहती और मंथ की रहती। मंथ में भी ज्यादा फेमस कौन सी है, तो मंथ में फेमस वाली है कि आपको 3 डिफरेंट मंथ दिए रहते और उसमें 2-2 डेट्स दी रहती। ये भी प्रीलिम्स की खास पजल रहती कि जो पीओ लेवल में पूछी जा सकती। ये नहीं होंगी, देखो ये तो मैं बता रहा कि आप मॉडरेट लेवल पे हो, अगर ये पजल आती है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने। इससे बेस्ट वाली क्या है, तो 6 मंथ दिए हैं, 6 मंथ में 6 पर्सन्स अलग अलग जगह पे टूर को जा रहे हैं, या फिर कोई तो भी सेमिनार्स के लिए जा रहे हैं, या कोई विजिट के लिए जा रहे हैं, तो 6 पर्सन्स अपन 6 मंथ के ऊपर डिसाइड अलॉट करेंगे और अलॉट करने के उसको सॉल्व करेंगे। तो टाइम बेस्ड पजल में वो आता। वीक में हो सकता है कि आपको मंडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, 7 दिनों में 7 अलग अलग पर्सन्स के सेमिनार्स, उनके कोई विजिट्स, उनके कोई प्रोजेक्ट्स, या तो फिर उनका कोई भी ऑर्डर जिसपे वो अलॉट कर सके, ऐसा वीक डेज के पजल में आ सकता है। नेक्स्ट है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस में एक पेयर फॉर्मेशन का क्वेश्चन पेटेंट रहेगा। मतलब आपको ये वर्ड दिया जाएगा, वो वर्ड है फॉर एग्जाम्पल बकेट, BUCKET, और इसमें पेयर्स गिनना है जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जितने लेटर्स उनके बीच में है उतने ही वर्ड के बीच में रहना चाहिए। मतलब इससे स्टार्ट होते रहता हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड बकेट। तो ये एक पेटेंट क्वेश्चन 100% रहता है। नंबर और जिसको बोलते हैं कि 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1 ऐसा कुछ लिखा है, इसको आप या फिर इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और किसने किसकी जगह चेंज नहीं की, वो एक इसमें आ सकता है। उसके बाद में पेयर फॉर्मेशन हो गया, ये हो गया। शायद से हो सकता है जैसा आरआरबी पीओ एक क्वेश्चन को हर वक्त रखता है, वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मतलब एक सीरीज रहती है, उसके नीचे 3 क्वेश्चंस रहते हैं कि कितने किसके फॉलो में है, कितने किसके प्रेसिडेड में है, हाउ मेनी लेटर्स आर प्रेसिडेड बाय नंबर सिंबल। ये क्वेश्चन डेफिनेटली, अब वो आरआरबी पीओ में तो आते हैं डेफिनेटली, आईबीपीएस पीओ में मैंने इसलिए इसको ज्यादा वेटेज दिया नहीं, इसको नीचे रख दिया। लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ 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 यहाँ। आप अगर पजल सिटिंग अरेंजमेंट में 10 मतलब लीनियर, सर्कुलर और फ्लोर, इनमें से 2 आएंगी, तो 2 आएगी तो आप 10 क्वेश्चन वहां से उठा सकते हैं। टाइम बेस्ड पजल एक आना ही है 100%, वो एक आएंगी तो आपके हो गए 10 और 5 15। आपको एक पजल में भी आ सकती है डेजिग्नेशन वाली, तो फिर ये चले जाएंगी, तो आप ये 15 ही पकड़ो, बराबर है। इनमें से 10 क्वेश्चन पकड़ लो तो ये हो गए 25। डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन ये हो गए 1-1, 2-2 मार्क, तो 30 तक आप आराम से आ सकते। इसमें एक्यूरेसी स्टूडेंट की ऑलरेडी जेन्युइनली रहती है, इसमें गलत होने के चांस कम ही रहते हैं, तो इस पे एक्यूरेसी पे ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं। लेकिन सभी कंपटीशन रीजनिंग पे जाके रुक जाता है, तो आप वो कंपटीशन में सबसे आगे रहना चाहिए। तो 35 में से आपको 30 ही करना है, इसमें नंबर चेंज नहीं करूंगा, रीजनिंग में चेंज नहीं करूंगा। क्वांट में तो भी मैंने यहाँ पे 35 30 लिखा था, लेकिन 22 27 पे रुक गया। इंग्लिश में भी मैंने 20 लिखा था, लेकिन मैं 13 to 16 में रुक गया। लेकिन रीजनिंग में आपको रुकना नहीं है, क्योंकि सभी लोग यहाँ ही फाइट देते, बाकी 2 सब्जेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज होते रहता। वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि उसने क्वांट और इंग्लिश का कैसा पढ़ाई किया है। तो आईबीपीएस पीओ में आप कट ऑफ को देखो, मैंने बताया कि बहुत टफ शिफ्ट आते हैं अगर, तो कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन शिफ्ट अगर 8 में से 9 शिफ्ट में से ज्यादा शिफ्ट अगर इजी आते हैं, लूज आते हैं, तो कट ऑफ डेफिनेटली बढ़ेगा। तो आपका सेफ स्कोर जो रहना चाहिए वो पूरा के पूरा आपका सेफ स्कोर रहना चाहिए, और वो सेफ स्कोर है आपका दैट इज 65 मिनिमम। 65 सेफ है, 65 सेफ है। 3-4 क्वेश्चन छोड़ दो भाई, 3-4 छोड़ दो, मैं तो बोला 4 छोड़ दो। 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 1 मार्क चले गया, 61 में से 1 गया, तो आपको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। आप सभी कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर हो। और जिसका अगर अभी मॉक्स में, अभी फिलहाल मॉक में जिसके स्कोर 53 एंड अबव आ रहे होंगे, 52 एंड अबव आ रहे होंगे, उन्होंने डेफिनेटली प्रीलिम्स के आने के बिल्कुल तुरंत
मेंस का पढ़ाई चालू कर देना चाहिए, उन्होंने वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके मार्क्स में 53, 54 स्कोर आ रहे हैं तो वो यही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 65, 60 अटेंड किए हैं और एक्यूरेसी थोड़ा पुअर है उनका, बट एक्यूरेसी आपका डेफिनेटली एग्जाम के दिन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप जब मॉक प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक्यूरेसी का प्रॉब्लम अपने आप ही समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम। आपके डाउट्स क्वेरी आप कमेंट कर सकते हैं। आपको जो वीडियो चाहिए, आपको जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिसमें मैं बोल सकूं, बता सकूं, गाइड कर सकूं, आप डेफिनेटली कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।